दोस्तों नमस्कार। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज आम आदमी पार्टी का एक विकेट और गिर गया। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे, कहीं तो ऐसी खबर नहीं है। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा और फिर आप खुद निष्कर्ष करिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत। मैं आपके सामने आज 3 डॉक्यूमेंट रखूंगा। एक तो जो ईडी की चार्जशीट है उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा राघव चड्ढा ने क्या कहा है, और तीसरा भारत का कानून क्या बोलता है। इन तीनों को समझने के बाद लास्ट में हम यह चर्चा करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं पहले से कि आज ईडी ने अपनी चार्जशीट में क्या लिखा। The Enforcement Director on Tuesday mentioned AAP MP Raghav Chadda's name in its second supplementary charge sheet in Delhi liquor policy case. Manish Sisodia's former secretary C. Arvind had told the probe agency that there was a meeting held at the former Deputy Chief Minister's residence with Raghav Chadda in attendance. According to C. Arvind's statement, the meeting was also attended by Punjab Excise Commissioner Varun Rujam, Vijay Nair, an accused in the case, and other officers from Punjab Excise Directorate. दोस्तों ये स्टेटमेंट है ईडी का। उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया के घर पे जब मीटिंग हुई वहां पे राघव चड्ढा प्रेजेंट थे और साथ में पंजाब सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग भी थे। आपको पता है कि राघव चड्ढा आम आदमी की पार्टी की तरफ से पंजाब के को कन्वीनर हैं। वो पंजाब का सारा काम देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ केजरीवाल। मतलब वो वहाँ पे केजरीवाल अगर दिल्ली की सल्तनत में बादशाह हैं तो आप ये समझिए कि केजरीवाल साहब ने राघव चड्ढा को अपना सूबेदार बना रखा है पंजाब के लिए, ताकि वो मान साहब के ऊपर निगरानी रख सके। कहने को ये कहा जाता है कि मान साहब का मार्गदर्शन कर सके। अब क्या सही है ये आप जानते हैं या पंजाब की जनता जानती है। ये स्टेटमेंट था सी अरविंद का कि जब ये मीटिंग हुई एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड, राघव चड्ढा वहां प्रेजेंट थे। इस एविडेंस को, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं राघव चड्ढा जी का। उनका ये कहना है, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है शाम को, उसमें उन्होंने बोला है, न्यूज आर्टिकल्स oblique reportage stating that I have been named as an accused in a complaint filed by the Enforcement Directorate are factually wrong, incorrect, and appears to be part of malicious propaganda to harm my reputation and credibility. पहली बात तो ये बात सही है कि ईडी ने उनको अभी तक एक्यूज्ड नहीं बनाया है। ईडी ने ये कहा है कि जब ये लीकर पॉलिसी से संबंधित बातचीत हो रही थी विजय नायर के साथ और पंजाब के एक्साइज के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ, तो राघव चड्ढा वहां प्रेजेंट थे। पहली बात तो अगर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बन रही है तो वहां के पंजाब के अधिकारियों को आना क्यों जरूरी था? क्या पंजाब सरकार से दिल्ली सरकार एडवाइस ले रही थी? अगर एडवाइस ले रही थी तो जो दिल्ली के अधिकारियों ने जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट बनाई थी उसको इग्नोर करके पंजाब के अधिकारियों को बुला के एडवाइस ली गई, क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हुआ कि इस तरह की मीटिंग होगी और ये सब लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे? क्या इस तरह का ऑफिशियल कम्युनिकेशन पंजाब सरकार को दिया गया था कि दिल्ली पॉलिसी के लिए अधिकारियों का आना जरूरी है? अगर नहीं तो ये अनऑफिशियल मीटिंग थी और इसके आप कोई भी मायने निकाल सकते हैं। आगे लिखते हैं राघव चड्ढा, आई हैव नॉट बीन नेम्ड एज एन एक्यूज्ड और इवन ए सस्पेक्ट इन एनी ऑफ द कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये बात भी सही है, लेकिन सी अरविंद ने तो एक बात कही है कि जब ये मीटिंग हो रही थी राघव चड्ढा वहां प्रेजेंट थे। राघव चड्ढा ने इस बात को डिनाई नहीं किया है। इस बात को आप समझिए। राघव चड्ढा ने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे ना एक्यूज्ड बनाया गया है ना सस्पेक्ट बनाया गया है, मेरा सिर्फ नाम डाला गया है, लेकिन
राघव चड्ढा ने ये नहीं कहा कि मैं मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब उन्होंने इस बात को जानबूझ के नहीं लिखने की कोशिश करी। इसका मतलब इनडायरेक्टली इस बात का एडमिशन है कि राघव चड्ढा उस मीटिंग में थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है जिस पे मैं आपसे चर्चा आगे करूंगा। There are no allegation whatsoever against me in the said complaint. It appears that in the complaint my name is mentioned as an attendee to some meetings, though the basis of making such an allegation is not clear. राघव चड्ढा साहब को मेंशन नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो मीटिंग में क्यों गए थे, लेकिन सी अरविंद और पंजाब के अधिकारी जब वहाँ बैठे थे, मनीष सिसोदिया के घर में जब लीकर पॉलिसी डिस्कस हो रही थी, और राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो मीटिंग थी या मैं वहाँ क्यों था, इसका अभी तक कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो क्या ये अपने आप को बचाने या छुपाने की कोशिश है? क्या वो इसको अपने आप को बचा पाएंगे या छुपा पाएंगे? कानून क्या कहता है, इसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। I vehemently and unequally deny commission of any alleged offence in any manner is related to said meeting or otherwise. I request the media and publication houses not to cause any incorrect reporting and clarify this issue lest I will be constrained to take legal action. बिल्कुल स्वतंत्र है राघव चड्ढा अपने हक के लिए कोर्ट जाने के लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है और एक हिसाब से केजरीवाल साहब के ऊपर तमाचा मारा है। उन्होंने ये कहा है कि आप इस तरह के मैलिशियस प्रोपेगेंडा करते हैं तो जिससे मेरी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो केजरीवाल साहब नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोलते रहते हैं? उनसे उनकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होती? क्या केजरीवाल साहब ने जब ये पार्टी बनाई थी तो किसको छोड़ा था? एक बहुत लंबी लिस्ट लेके वो घूमते थे और सब पे आरोप लगाते थे कि सब चोर हैं मेरे अलावा। तब लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होती थी, पॉलिटिशियंस की, बिजनेसमैन की। ये ज्ञान चड्ढा साहब केजरीवाल को क्यों नहीं देते हैं? जनता को सिखा रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बिना सिर पैर की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप अपने नेता को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं या वो आपकी सुनते नहीं है। खैर, उस मुद्दे पे अलग से चर्चा करें। फिलहाल दो मुद्दे आपने देखे कि सी अरविंद ने ईडी को कहा कि जब ये मीटिंग हो रही थी तब राघव चड्ढा वहां बैठे थे। राघव चड्ढा ने कहा कि मुझे ना एक्यूज बनाया गया है, ना सस्पेक्ट, ना विटनेस। लेकिन कानून क्या बोलता है? ये इस मीटिंग का पर्पस क्या था? लीकर पॉलिसी में घपला, जो आउटकम हमारे सामने है। और एक दिन में तो घपला होता नहीं, ये एक पूरी प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। ये अचानक नहीं हुआ कि आप चाय पे बैठे और अचानक पॉलिसी बन गई और सुबह उठ के आपने लागू कर दी। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। तो जब प्लान्ड एक्टिविटी होती है तो इस तरह के जब ग्रुप में काम होते हैं तो कानून क्या बोलता है? मैं आपके सामने भारत सरकार का जो कानून है आईपीसी का, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एक्ट्स डन बाय सेवरल पीपल persons in furtherance of a common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance to a common intention of all, each of such persons is liable for the act in such manner as if it were done by him alone. कानून ये कहता है कि अगर ग्रुप में बैठ के आपने मंत्रणा करी है किसी क्राइम को करने की, यहाँ पे एक घपले वाली लीकर पॉलिसी बनाने पे आप चर्चा कर रहे थे। अब आप ये कहते हैं कि साहब मुझे पता नहीं था वहां क्या हो रहा है। आप मीटिंग में थे, पंजाब के ऑफिसर्स थे, दिल्ली के ऑफिसर्स थे, डिप्टी सीएम का घर था। या तो राघव चड्ढा साहब ये बोले कि साहब मेरा मीटिंग से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ वहां चाय पिलाने गया था, मैं तो एज ए वेटर की ड्यूटी पे गया था। क्या वो ये बोलेंगे? या मैं तो वहां इंसिडेंटली बैठा था क्योंकि मुझे तो वहां पे सब्जी काटनी थी कि मुझे सफाई करनी थी। आप क्या कर रहे थे उस मीटिंग में, ये तो बताना पड़ेगा। आपको किसने बुलाया था, ये तो बताना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ वहां किसी और काम के लिए गए थे तो जब ऑफिशियल मीटिंग शुरू हुई तो आप निकले क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि उस मीटिंग में जो चर्चा हुई
अगर उस मीटिंग के बाद लीकर पॉलिसी में मान लीजिए कल को चार्जेस फिक्स होते हैं, तो इस मीटिंग का क्या रोल था? ईडी अगर इसको चार्जशीट में ले रही है, उस समय विजय नायर वहां था, बाकी लोग थे। अगर ये मीटिंग उस कॉन्स्पिरेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट थी जिसने एक फिक्टिशियस मैनिपुलेटेड लीकर पॉलिसी बनाई जिससे दिल्ली सरकार का नुकसान हुआ, तो राघव चड्ढा भी उसमें फंसेंगे, क्योंकि आप उस षड्यंत्र में शामिल थे। एक ग्रुप जो काम कर रहा था उसमें आपकी भी भागीदारी थी, यह हमें मानना पड़ेगा। सेक्शन 35 क्या बोलता है? When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, तो जब आप ये काम कर रहे हैं, whenever an act which is criminal only by reason of it is being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention। क्या आपको नहीं पता था कि पंजाब के अधिकारियों को क्यों बुलाया गया? आप तो पंजाब के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। इतना तो आपको पता होगा कि वहां क्या चर्चा हो रही है। आप राज्यसभा एमपी हैं। राघव चड्ढा साहब, अगर आपको यह पता था कि वहां लीकर पॉलिसी बन रही है और उसमें कमीशन की बात है, अब आप ये कहेंगे कि साहब केजरीवाल ने मुझे बताया नहीं, मुझे केजरीवाल ने धोखे में रखा, डार्क में रखा, मनीष सिसोदिया ने मुझे धोखे में रखा, डार्क में रखा, आपको कुछ नहीं बताया गया, आपको दोनों ने मिलकर मूर्ख बनाया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको बिल्कुल वेटेज नहीं देते हैं। सिर्फ उन्होंने आपको कहा कि आप पंजाब के अधिकारियों को बुला लाइए और हमें उनसे कुछ बात करनी है। आपको कुछ आइडिया नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? जबकि सबको पता है कि आप केजरीवाल साहब के कितने करीब हैं। मेरे को लगता है जितने आप करीब हैं शायद मनीष सिसोदिया भी नहीं होंगे। इसीलिए तो आपको पंजाब का प्रभारी बनाया था, इसीलिए तो आपके साथ रिश्ते की भी बात चल रही थी। तो आप क्या बात करते हैं? ये बात तो है ना। तो ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे क्रिमिनल एक्ट की कॉन्स्पिरेसी हो रही थी और आप वहां बैठे थे और आपको पता था कि लीकर पॉलिसी पर चर्चा होनी है, इसका मतलब आपको क्रिमिनल इंटेंट पता था। अगर बाकियों को सजा होगी तो क्या आप बच पाएंगे? सोचिए जरा। तो ये कहना कि आपके ऊपर मिलिशियस एलिगेशन है, अभी भी ईडी की तरफ से कोई चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं। जब पहली चार्जशीट आई थी उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। तो आज जब आपका नाम मेंशन किया गया है, तो अभी ऐसा तो नहीं कहा ईडी ने कि इन्वेस्टिगेशंस खत्म हो गई। अभी तो कोर्ट में ईडी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन क्रूशियल फेज में है, अभी तो और कई गिरफ्तारियां होनी है। भगवान करे आपका नंबर नहीं आए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी सिद्धांत है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब ये सारे मैंने आपके सामने तथ्य रख दिए कि ईडी ने क्या कहा, राघव चड्ढा ने क्या कहा और देश का कानून क्या बोलता है। आपको लगता है कि राघव चड्ढा बच पाएंगे? अभी तो शुरुआत है, आज तो पहली बार उनका नाम आया है और वो तिलमिला रहे हैं। और उन्होंने इस बात से भी डिनाई नहीं किया है कि वो मीटिंग में नहीं थे। इसका मतलब उन्होंने एडमिट कर लिया है कि वो मीटिंग में थे। अब ये बात भी क्लियर है कि वो मीटिंग थी उस फिक्टिशियस मैनिपुलेटेड, अगर मैं ये कहूँ मैनिपुलेटेड एक्साइज पॉलिसी की, जिसने देश का और जनता का नुकसान किया, राज्य का नुकसान किया। तो आप उस कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा थे। आप वहाँ क्यों थे? पंजाब के अधिकारी क्यों गए थे? आपको ये स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट थे, विटनेस तो थे। अब आप ये कहेंगे कि मैं कुछ नहीं सुन रहा था, मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था, मैं डम एंड डफ की तरह बैठा था, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। इस डेवलपमेंट पे हम आगे भी नज़र रखेंगे। आप तक मैं और एनालिसिस लेके आऊँगा। लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि आज आम आदमी पार्टी का 1 विकेट और चला गया। सिर्फ वक्त की बात है जब आपको इसका अनाउंसमेंट मिलेगा।
देखते हैं आगे कानूनी प्रक्रिया और ईडी की इन्वेस्टिगेशन क्या निकाल के लाती है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, आप इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।